मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर नंबर 16, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। तो आज का हमारा जो पाठ है वो कौन सा है? 16, शीर्षक पानी की कहानी। ठीक है, अब हम देखें कि पानी जो है वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें हर जगह मतलब मोस्टली हर काम में पानी की ज़रूरत होती है। हमारा जो शरीर है वो भी अधिकतर जो 70% है पानी से ही बना हुआ है, तो पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो ये पाठ है पानी की कहानी, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी लेखक है इसके। रामचंद्र तिवारी, ठीक है। अब जो रामचंद्र तिवारी है, इसमें बताएं पहले हम थोड़ा समझें इसको कि रामचंद्र तिवारी जो लेखक हैं वो एक बार कहीं घूम रहे थे। घूमते घूमते क्या हुआ, वो एक जंगल में गए। वहाँ पे क्या अचानक उनके हाथ पे पानी की बूंद आके गिरी। तो उन्होंने देखा कि जब वो पानी की बूंद है वो दो टुकड़ों में हुई, तो उन्हें कोई आवाज़ लगी जैसे कोई सितार जो है वो बज रहा हो। तो उन्होंने देखा अपने हाथ पर वो पानी की बूंद है, वो उनसे कुछ कह रही है। वो बता रही है कि मतलब वो बहुत खुश हुई। वो ये चाह रही थी, वो उसने कहा कि मैं यही चाह रही थी कोई मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। तो जब वो लेखक के हाथ पे गिरी तो वो बहुत खुश हुई कि मैं यहाँ पे अब सुरक्षित रह सकूंगी। कि जब जब सूरज की जब किरणें आएंगी तो क्या होगा, उसका वो गायब हो जाएगी, मतलब वो भाप में बदल जाएगी और वायुमंडल में चली जाएगी। लेकिन यदि वो धरती पे गिरती तो क्या होता, वो नष्ट हो जाती। तो उसने कहा कि मैं ऐसी ही जगह ढूंढ रही थी, ऐसी ही सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं सुरक्षित रह सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुरक्षित रखा। तो इस तरह से वो बोलते हैं भी ऐसा क्या हुआ क्या है। तो वो बोलती है कि यदि आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे तो मैं आपको कहानी सुनाऊँ अपनी। तो इस तरह से वो अपनी कहानी उनको सुनाती हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ। अब वो कह रही है कि जब वो क्या है कि धरती में थी। अब धरती में क्या होता है कि जो झाड़ी हैं उनकी जो जड़ें हैं, उनकी रोए उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं और फिर वो उससे उसके तने में जाती है, फिर उसके पत्ते पे जाती है और वो उसका रूप बन जाती है। तो कह रही है कि जब वो रोए उन्हें अपनी ओर खींचते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सब उसे अपनी ओर अपने अंदर ले लेते हैं उसकी। तो कह रही है कि मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होती है वो उन जो जड़ें हैं उनके रोयों को देखकर। तो इसी तरह वो अपनी कहानी बताती है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी पाठ में जन्म पानी की कहानी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। कि बेर की एक झाड़ी थी, वहां पे जो मोती सी मतलब जो पानी की बूंद है वो किसके समान लग रही थी? मोती के समान लग रही थी। वो उनके हाथ पर आ गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि का अर्थ क्या हो गया? नजर। दृष्टि का अर्थ हो गया नजर। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, मतलब रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई दी। मतलब सितार के जो तार होते हैं जब उनकी आवाज होती है वो आवाज सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। वे दोनों हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। मतलब उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो बूंद है वो कलाई से हथेली पर आ गई और अब उसमें से आवाज आ रही है। मतलब वो दो टुकड़ों में हो गई वो बूंद और दोनों हिलकर कुछ गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब वो खुश हो रहे थे। दोनों जो ओस की बूंदें थी वो खुश हो रही थी कि हम अब यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो उनके बोल क्या थे? उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो।
ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। मतलब वो इतनी खुश हुई जब लेखक ने कहा कि कहो, तो उसने अपनी बात बताई कि मैं ओस हूँ। तो उसने कहा, लेखक ने, जानता हूँ, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। उसने क्या कहा कि मेरे कई नाम हैं, लोग मुझे पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा, मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ में से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक ने क्या कहा, झूठी, क्या जो बेर का पेड़ है इसमें से फव्वारा निकलता है? जब उसने कहा कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। मतलब वो जब वो बूंद हिली तो लेखक को लगा कि जैसे उन्होंने झूठी कहा उसको, तो उन्हें लगा कि उसको बुरा लगा हो कि मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि से बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, भी तुम कैसे पकड़ी गई, क्या हुआ? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मतलब निर्दयी जिसमें दया नहीं होती। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मतलब वो जो पानी ओस की बूंद थी, वो क्या कह रही है कि मैं धरती में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन जो ये पेड़ है इसकी जड़ें जो हैं, इसमें रोए हैं, वो क्या करते हैं, हमें अपनी ओर खींचते हैं और कुछ बूंदों को तो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं और कुछ बूंदों में से जो भी पोषक तत्व है वो सब कुछ अपनी ओर खींच लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो रोए हैं वो कैसे हैं, निर्दयी है। मतलब उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती, किस पर, ओस की बूंद पर, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्रोधित है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठता है, मतलब कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहा था। लेखक बोल रहे हैं कि मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जब वो बता रही थी। क्या बता रही थी वो? कि ये जो पेड़ है वो अपने आप से इतना बड़ा नहीं हुआ है। मतलब जो असंख्य ओस की बूंदें हैं, वो जब एक साथ जब कण इकट्ठे हुए तो उनके जो पोषक तत्व है उनसे वो पेड़ बड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में भुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मतलब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो उत्सुक हो गया था जानने के लिए कि फिर क्या हुआ वो उसकी बूंद के साथ। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मेरा मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच चली। मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। मतलब वो क्या चाह रही थी कि वो जैसे भी जान बचाकर वो पत्ते पर आ गई। मतलब पहले उसको जो रोई ने खींचा, फिर वो तने पर आई, तने से पत्ते पर आ गई और पत्ते पर वो ये चाह रही थी कि सूरज की जो किरणें हैं वो आए और जब वो भाप बनकर वायुमंडल में चले जाए। तो अब वो ये सोची रात हो गई है तो अब रात को तो जा नहीं सकती, तो वो डर रही थी। वो तो सिकुड़ कर वहीं बैठ गई। जब उसने लेखक को देखा तो उसकी जान में जान आई कि अब उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। मतलब उनके मन में भी अब भावना आ गई, दया के भाव आ गए। किसके लिए? ओस की बूंद के लिए।
भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। मतलब तनिक मतलब थोड़ा सा भी नहीं दुखेगा। तो कह रहे हैं कि मेरी जो कहानी है बहुत ही विचित्र घटनाओं से भरी हुई है। मतलब किस तरह उसका जन्म हुआ। तो कह रही है कि मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा जो हाथ है वो नहीं दुखेगा। मतलब तुम्हारा ध्यान जो है वो मेरी कहानी में होगा। बहुत दिन हुए, अब वो अपनी कहानी सुना रही है तो लेखक बोलते हैं अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, मतलब जो उनके बुजुर्ग है वो उनके नाम बता रही है कि उसका जन्म किससे हुआ, उनके नाम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम क्या है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसका है ऑक्सीजन का नाम। तो हाइड्रोजन का नाम क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम क्या है ऑक्सीजन। देखें हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओशन। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बोलता है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ओशन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो कह रहे हैं कि जब पहले क्या था, बहुत पहले, बहुत करोड़ों साल पहले क्या था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सूर्यमंडल में, सूर्य के मंडल में लिप्टों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। जो सूर्यमंडल है वो चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? किसने पूछा? लेखक ने। हैं, उसने कहा, वो उसके मुन्ने हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। मतलब उन्होंने बताया कि जो सूर्यमंडल है वो आराम से अपने उस पे था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक प्रकाश पिंड नजर आया जो बहुत तेज गति से सूर्य की ओर आ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। मतलब जैसे ही वो जो पिंड है वो सूर्य की ओर आता उसका आकार बढ़ जाता, और वो जो पिंड था वो सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि मतलब जो वो प्रकाश पिंड था उसमें सूर्य से भी ज्यादा शक्ति थी, तो उसकी शक्ति से जो सूर्य है वो भी कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य के सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, मतलब कई मील पहले ही वो घूम गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। मतलब उसकी आकर्षण शक्ति इतनी तेज थी कि सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर उसके पीछे हो गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। मतलब जो सूर्य का टुकड़ा था वो उस खिंचाव को सहन नहीं कर सका और वो भी कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। मतलब जो टुकड़ा टूटा, कई टुकड़े हुए, उन्हीं में से जो एक टुकड़ा है वो क्या है, हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि मतलब वो तो आग का गोला बोल रही है, तो कह रहे कि अब तुम पानी कैसे बनी? तो बताती है, मुझे ठीक पता नहीं है, हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। तो उसने क्या बताया कि पानी का जन्म कैसे हुआ, उसकी भूमिका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी रासायनिक क्रिया के कारण उसका जन्म हुआ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। क्या बता रही है वो कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनकी रासायनिक क्रिया से क्या हुआ, पानी का जन्म हुआ। तो पहले वो भाप के रूप में थी, उसके बाद क्या हुआ, वो
ठोस बर्फ के रूप में आ गई। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने उड़ रहे थे। जहां तक दृष्टि जाती बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। कमर कसना मतलब बिल्कुल तैयार होना। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौकों नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने एक दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और वो उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। मतलब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि बहुत साल तक जिंदा रहने वाले, दीर्घजीवी मतलब बहुत साल तक जिंदा रहने वाले, उससे मेरी वार्तालाप मतलब बातचीत हो रही है, उससे मैं बहुत अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। और जो मेरी और श्रद्धा है उसकी बूंद के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। मतलब क्या हुआ है कि उनका जो वजन है बाहर है वो सारे इकट्ठे हो गए एक साथ, सारे उसकी बूंदे, तो उनसे क्या हुआ, जो उनके नीचे जो ठोस बर्फ थी वो पिघलने लगी और पानी का रूप मतलब तरल रूप लेने लगी। मैं कई मास मतलब महीने, कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। मतलब उसने क्या कहा कि जब मैं समुद्र में घूम रही थी तो गर्म जलधारा से मिली और उससे क्या हुआ, मैं उसको ठंडक प्रदान करने के लिए उसमें मिल गई और मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, मतलब वर्णन करने के लायक है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा नमक है किसमें, समुद्र में, और उसमें पानी ही नहीं, पानी के अलावा और भी जीव जंतु रहते हैं। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। मतलब जब वो वहां रहने लगी तो उसे वो भी सहन होने लगा। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया, मतलब जो समुद्र का तल है उसमें जाना शुरू किया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे, मतलब अलग अलग तरह के। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मतलब उसने कई तरह के विचित्र जानवर उस समुद्र में देखे। कब देखे? जब वो उस तल की ओर जाने लगी। मैं और गहराई में की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था और सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। मतलब उन छोटी मछलियों को खा जाती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्री गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं।
इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी है। मतलब उसमें आलसी मतलब क्यों कहा गया, क्योंकि पड़े रहते हैं सारा दिन उसमें। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ ही सम्मति से वहीं पड़ा रहना ठीक था। कुछ की सम्मति मतलब कुछ लोगों ने कहा, कुछ जो जलकण थे उन्होंने कहा कि वहीं पड़े रहना चाहिए, परंतु हमें कुछ उत्साही हुआ भी थे। मतलब होते हैं ना कि हर तरह के लोग होते हैं, कुछ में होता है कि नहीं ये काम ऐसे ही रहने दो, कुछ बोलते हैं कि नहीं इसको हमें और अच्छा करना चाहिए, हम इसके लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करने वाले होते हैं। तो ऐसे भी थे उनमें। फिर एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब तक शोर मचाते हुए हम आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध मतलब बिना कुछ देखे, बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहनीय था। हमारे अगुआ कांपे, अगुआ मतलब जो उनके आगे थे, और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हड्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब चौकन्ने हो जाना। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़का हुआ। हम बड़ी तेज गति से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। मतलब उनके यहाँ एक बहुत तेज धमाका हुआ और हम बड़ी तेज गति से बाहर, मतलब जो पानी है वो उछला और वो बाहर आ गए और हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उससे धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखते ही हमें बार बार इच्छा होने लगी थी। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। क्या? कौन कह रहा है? लेखक बोल रहे हैं कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें दर्शन हुए। जो उनकी सहेली कौन बता रहे हैं अपनी सहेली को? आंधी को। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती है कभी उधर। एक दिन बढ़ते थे हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से, और किलोले क्या होता है कि उछल कूद, मतलब होता है ना कि कभी इधर कूदना कभी उधर कूदना, होते हैं किलोले। बहुत से भाप कण जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। मतलब वो इतने खुश थे बाहर आकर, तो वो आपस में किलोले कर रहे थे। हम एक बार बड़ी ऊंचे शिखर पर से नीचे कूदे। नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। मतलब जब एक साथ वो इकट्ठे होकर गिरते हैं तो वो भारी हो जाता है। उससे क्या हुआ, जो चट्टान था वो भी टूट गई। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर भूमि बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। प्रहार का अर्थ क्या होगा? वार। हमारी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। समतल मतलब जो कि बिल्कुल एक जैसी हो। इसलिए मैं छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे बड़े दिवस बड़े
मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि हमारे हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी, फिर प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रही। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था और मैं तुरंत उससे होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ओझल होना मतलब गायब होना। इस तरह से क्या हुआ, जो ओस की बूंद थी उसने अपनी कहानी बताई कि किस तरह से वो एक ओस की बूंद से पानी के उसकी मतलब वो किस प्रकार से पानी बनी। तो इस तरह से हमने आज पानी की कहानी के बारे में पढ़ा। तो इसके जो प्रश्नोत्तर है वो देखिए एक बार हम। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? अभी हमने देखा था कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी। एक मिनट देखते हैं। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली थी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? क्यों? क्योंकि जब उसको उसने बताया कि जो पेड़ की झाड़ी में जो जड़ें हैं उनके रोए उन्हें क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, बड़ी निर्दयता से अपनी ओर खींच लेते हैं और जो उनके पोषक तत्व है उन्हें अपने अंदर खींच लेते हैं। कुछ को तो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं और कुछ अपनी जान बचाकर निकल आते हैं, लेकिन उसमें से भी जो पोषक तत्व है उनको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ये सब बताकर वो क्रोध और घृणा से कांप उठी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक क्रिया के कारण ही क्या हुआ है, पानी का जन्म हुआ है। इसलिए उन्होंने अपना पुरखे या पूर्वज कहा है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जन्म और जीवन यात्रा का जो हमने अभी पाठ में पढ़ा है, इसको एक शॉर्ट रूप में समराइज करके आपको लिखना होगा। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आवृत्ति सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब आपने शुरू में देखा कि उसने बताया कि रात भर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ दुखेगा नहीं और सूर्य निकलते ही मैं चली जाऊंगी। और लास्ट में भी उसने यही कहा, मतलब वो सूर्य की किरण निकलते ही क्या हो गई, ओझल हो गई। तो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो? सूर्य के निकलने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हमने देखे, पाठ को हमने समझा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।